नमस्कार मित्रों, पथिक एजुकेशन पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं नवीन पंत। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से ज्योग्राफी की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने अनेक टॉपिकों पर विशेष चर्चा की है। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम भूगोल के बारे में जानेंगे। भूगोल कहाँ का शब्द है, किस भाषा का है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में मेरे मित्रों द्वारा कहा गया था कि काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि यूनानी शब्द है या ग्रीक शब्द है, कहाँ का है। ये ज्योग्राफी ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो आज मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। प्यारे साथियों, जो नए दोस्त हैं, नए व्यूअर्स हैं, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्ट्र हित में शिक्षा को बढ़ाएं। प्यारे साथियों, ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि ज्योग्राफी क्या है, ठीक है ना। भूगोल क्या है? भूगोल मैंने आपको साधारण बताया था कि वो दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। यानी कि भू का अर्थ है पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, ठीक है। वसुधा भी हम जिसे कहते हैं। भू का अर्थ है पृथ्वी और गोल का अर्थ है गोल होना, यानी कि उसकी आकृति कैसे है, वृत्त में है, यानी कि पृथ्वी का गोल होना। पृथ्वी को अंग्रेजी में हम, इंग्लिश भाषा में हम जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है ना। अब कंफ्यूजन होता है कि जियोग्राफी किस भाषा का है भाई और कहाँ का है। देखिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। जियोग्राफी यूनान का है और ग्रीक भाषा का है भाई, ठीक है ना। जैसे हमारा देश है भारत और हमारी भाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। वहीं यूनान क्या है, एक क्षेत्र विशेष है, देश है, ठीक है, पूरा क्षेत्र है, और वहाँ की भाषा क्या है, ग्रीक है। लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि क्या यूनान भी भाषा है? जी हाँ, बिल्कुल। जब यूनान देश है तो वहाँ की भाषा भी क्या है, यूनानी है। लेकिन ये क्या है, इसका प्राचीन रूप है, इसका एक नाम है, किसका, ग्रीक का, ठीक है। अगर हम बात करें यूनानी, तो यूनान एक देश है और वहाँ की भाषा क्या है, यूनानी है भाई, ठीक है ना। और यूनान का इंग्लिश रूपांतरण, अंग्रेजी में रूपांतरण होकर क्या हुआ है, ग्रीक हुआ है भाई, ठीक है। तो अपने आप में दोनों क्या हुआ, एक ही है। तो यानी कि ज्योग्राफी जो है कि दोनों से ही मिलकर बना हुआ है भाई। इसी का रूपांतरण ग्रीक है भाई। यूनान का रूपांतरण क्या है, ग्रीक है, और इसीलिए इसको यूनानी शब्द भी या यूनानी भाषा का भी कहा जाता है। लेकिन आप अपने दिमाग में ये बैठा के रहिए कि यूनान क्या है, एक देश है और वहाँ की भाषा ग्रीक है, और यूनानी इसका क्या है, पुराना रूपांतरण है भाई, ठीक है। जब इसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसे क्या पढ़ते हैं, ग्रीक पढ़ते हैं। और यूनान क्या है भाई, एक देश है और वहाँ की भाषा प्राचीन समय में क्या है, प्राचीन समय से इसका वहाँ का जो स्थानीय नाम है यूनानी, वहाँ की क्षेत्र विशेष की भाषा को भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा ज्योग्राफी वर्ड है वो क्या है, यूनानी भी है और ग्रीक भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्योग्राफी किस भाषा का है, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रीक और यूनानी। अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई भी दे रखा है तो क्या है, आपका आंसर वही होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्योग्राफी कहाँ का है, तो तब आपका आंसर यूनान का होना चाहिए भाई, ठीक है। यूनानी है, ग्रीक नहीं है भाई, ठीक है ना। ग्रीक तो एक भाषा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। भूगोल के बारे में मैंने आपको बताया है कि भूगोल ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिक। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिक का अर्थ है वर्णन करना, यानी कि अध्ययन करना या जानकारी उपलब्ध करवाना, ठीक है, करना, ठीक है। तो जियोग्राफी का अर्थ है क्या है कि किसी एक भूगोल का जो है कि क्या करना, अध्ययन करना है, ठीक है। भूगोल जो है कि हमारे स्ट्रोबो जो हुए हैं विद्वान, उन्होंने भूगोल को एक संक्षिप्त रूप में क्या कहा है, एक स्वतंत्र विषय के रूप में कहा है भाई, कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, आकाशीय पिंडों का करते हैं, ग्रहों का करते हैं, आकाश गंगाओं का करते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड का करते हैं, पृथ्वी का करते हैं, पृथ्वी में जो है कि जल जीवन का करते हैं, खनिज तत्वों का करते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंतर्गत पहाड़ हो गए, ठीक है, नदी हो गई है, महासागर हो गए हैं, द्वीप हो गए हैं, इसका अध्ययन करते हैं। ये किसके अनुसार है, स्ट्रोबो के अनुसार है भाई। और जियोग्राफी जो है कि इसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं भाई, ठीक है ना। एक भौतिक भूगोल है और एक क्या है, मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल जिसमें हम भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि जैसे पर्वत, पठार, महासागर, द्वीप, नदी, और जो है कि क्या,
जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ब्रह्मांड, ये किसके अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। और जो मानव भूगोल है इसकी दूसरी शाखा, उसके अंतर्गत हम मानवीय क्रियाकलाप जैसे जनसंख्या हो गया, ठीक है, उसमें जो है कि आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र हो गए, धार्मिक क्षेत्र हो गए, इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं भाई, ठीक है। और जो मानव भूगोल के जो जनक हैं भाई, ठीक है ना, वो कौन है, वो है कार्ल रिटर है भाई, ठीक है। विशेष रूप से याद रखना भाई, जो मानव भूगोल के जनक कौन है, वो है कार्ल रिटर है भाई, ठीक है। और अब ज्योग्राफी है, ठीक है ना, जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी जो सबसे पहले प्रयोग किसने किया था ज्योग्राफी का जो सबसे पहला जो है कि प्रयोग या जिसे हम कह सकते हैं, जनक भी कह सकते हैं या पिता भी कह सकते हैं, तो इरेटोस्थेनीज है भाई, ठीक है ना। क्या है, इरेटोस्थेनीज है भाई, ठीक है। ये क्या है, इरेटोस्थेनीज है। ये कौन है, भूगोल के पिता कहा जाता है। और अगर हम आधुनिक भूगोल के जनक कहते हैं, तो आधुनिक भूगोल के जो जनक हैं वो क्या है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट है भाई। कौन है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट है आधुनिक। और जो वास्तविक पिता है वो कौन है, इरेटोस्थेनीज है भाई, ठीक है। क्या, इरेटोस्थेनीज जो भूगोल के पिता कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक भूगोल के जनक हैं, तो वो कौन है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट हैं। और ज्योग्राफी शब्द है यूनानी और ग्रीक भाषा का क्या है, एक शब्द है, ठीक है। ज्योग्राफी की जो दो शाखाएं हैं भूगोल की, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि जो भूगोल की संकल्पनाएं हैं, यानी कि जो उसके कॉन्सेप्ट हैं या धारणाएं हैं या जो वाद चले हैं, यानी कि ज्योग्राफी के बारे में किसने क्या कहा है, जो धारणाएं हैं वो किसने क्या कही है भाई। इसमें तीन मुख्य धारणाएं हैं भाई। एक तो है जिन्होंने मानव को प्रमुख माना है, यानी कि प्रकृति को नकारते हुए उन्होंने क्या है कहा है कि मानव ही सर्वोपरि है भाई। वो जो है कि कुछ भी कर सकता है पृथ्वी में, ठीक है ना, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकता है। और ये कहीं हद तक ठीक है भाई, क्योंकि परिवर्तन करने में मानव ही काफी महत्वपूर्ण है और वो एक बुद्धिजीवी भी है भाई, है ना, ये विशेष रूप से है। कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने प्रकृति को माना है। उन्होंने क्या कहा है कि नहीं भाई, जब प्रकृति है तभी मानव है भाई। ये भी पूर्ण रूप से सत्य है भाई। भाई अगर प्रकृति नहीं होती तो मानव भी नहीं होता, ये स्पष्ट रूप से है, ठीक है। और तीसरी जो विचारधारा है, जो अवधारणा, जो संकल्पना है, वो इन दोनों के बीच की है भाई, जिसे हम नव निश्चयवाद कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, नव निश्चयवाद। इन्होंने क्या कहा है कि भाई ठीक है, हम मानते हैं कि प्रकृति क्या है, हम मानते हैं कि मानव क्या है, सर्वप्रमुख है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति भी जो है कि क्या है, सर्वप्रमुख है। भाई जो हमें संसाधन दे रहे हैं वो क्या है, जो हमें संसाधन दे रहे हैं भाई उसका हमें उपयोग करना है, लेकिन किस मात्रा में करना है, लगातार जो है कि एक सीमित मात्रा में करना है। तो जो पहली संकल्पना है वो है संभावनावाद, ठीक है ना। संभावनावाद क्या है, संभावनावाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें विद्वानों ने कहा है, जिन्होंने विद्वानों ने क्या कहा है इसमें, कि भाई इसमें मनुष्य को प्रमुख स्थान दिया गया है। क्या है, मनुष्य क्या है, इसमें क्या है, मनुष्य, ठीक है, ये है मनुष्य क्या है, केंद्र में है। बाकी जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो क्या है, इसके आसपास है भाई। मनुष्य इसका उपयोग किसी भी प्रकार से कर सकता है और अनलिमिटेड कर सकता है भाई, ठीक है। ये कौन कहते हैं, संभावनावाद कहते हैं कि मनुष्य भाई हर स्थिति को संभाल लेता है भाई, है ना, ठीक है। हर जगह कहीं भी उपयोग, अगर संसाधनों का उपयोग करेगा तो वो बृहद मात्रा में कर सकता है, ठीक है ना। कौन कर सकता है, बृहद मात्रा में कौन करेगा, मनुष्य ही करेगा, ठीक है ना। और अब जो दूसरी और इसके जो व्याख्याकार हैं वो है बिरला डी लाप्लास, ठीक है ना। इन्होंने एक थ्योरी भी दी है, बिरला लाप्लास की थ्योरी है, वो मैं बाद में आप जब मैं भौतिक भूगोल में ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा तो वहाँ उसका जो है कि उसकी चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो जो है संभावनावाद है वो बिरला डी लाप्लास जो है कि प्रमुख है, ठीक है ना, वो क्या है, प्रमुख है। और जो कि उन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य को केंद्र में रखा है और उन्होंने कहा है कि मनुष्य सर्वोपरि है भाई, प्रकृति नहीं है। प्रकृति जो है कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं और कैसे करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार ही करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, संभावनावाद ये कहते हैं प्रकृति का, ठीक है। अब क्या है कि भाई कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं भाई, प्रकृति जो है कि सबसे पहले है, ठीक है ना। प्रकृति क्या है, सबसे पहले है भाई। अगर जब प्रकृति है तभी जो है कि मनुष्य का अस्तित्व है भाई, ठीक है ना। हाँ है, ठीक है, संभावना, ठीक है। ये है कि अभी रुको जरा, कुछ दिक्कत आ रही है।
माफ़ करना मित्रों, थोड़ा बिजली के खंभे पे एक जो है कि चिड़िया फंस गई थी, तो ज़रा वहाँ जाना पड़ा मेरे को, तो बीच में थोड़ा स्किप करना पड़ा। थोड़ा मानवता भी जो है कि हमारे बीच में होनी चाहिए थोड़ा। तो खैर छोड़िए, हम आगे बात कर रहे थे संभावनावाद। तो संभावनावाद में क्या था कि संभावनावाद जो है कि बिरला डी ब्लास की एक थ्योरी थी, जिसमें जो है कि प्रकृति को नकारते हुए वहाँ मनुष्य को क्या रखा गया था, सर्वोपरि स्थान दिया गया था, ठीक है ना। अब हमने कहा कि नियतिवाद, अब क्या हुआ कि नियतिवाद जो विद्वान थे उन्होंने क्या कहा है कि नहीं भाई, ठीक है, आप जो है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो है कि भरपूर मात्रा में क्या करें, उपयोग करें, लेकिन कैसे करें, मनुष्य को भाई प्राथमिकता ना दें, क्योंकि प्रकृति को ही पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि भाई प्रकृति ने हमें दिए हैं, ठीक है ना, पहले प्रकृति है, उसके बाद ही मनुष्य है भाई। क्योंकि हम तभी उसका उपभोग कर सकते हैं जब प्रकृति में जो है कि इन संसाधनों का क्या है, जो है कि इन संसाधनों को सीमित मात्रा में रखा जाए भाई, है ना, इन पे जो है कि सामंजस्य क्या किया जाए, स्थापित किया जाए, ठीक है। अच्छी बात है कि आप क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए भी जो है कि इस इन संसाधनों का क्या करना चाहिए, इनको संरक्षण करना चाहिए। तो जो इसके विद्वान हैं, जो इसके समर्थक हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है भाई, नियतिवाद, या इसे हम निश्चयवाद भी कहते हैं, ठीक है, नियतिवाद को निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो इसके जो है कि संस्थापक कौन हैं, वो है फ्रेडरिक ग्रेडजल, और ये कहाँ के थे, अमेरिकी विद्वान थे भाई, अमेरिकी जो है कि विद्वान थे ये, ठीक है। और इनकी एक जो है कि शिष्य थी, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कई बार जो है कि एग्जाम में पूछा भी गया है कि फ्रेडरिक जो रेडजल हैं उनकी शिष्य कौन थी, तो उनकी शिष्य कौन थी, एलेंसी सैम्पल, ठीक है। उन्होंने जो है कि जो नियतिवाद है इसको जो है कि महत्वपूर्ण, इसकी और आगे चलकर क्या है, बृहद व्याख्या इसकी की है भाई, नियतिवाद की, ठीक है। तो फ्रेडरिक रेडजल ने क्या कहा है, नियतिवाद के लिए क्या है कि मनुष्य क्या है, प्राथमिकता नहीं है, बल्कि प्राथमिक क्या है, प्राथमिकता क्या है, प्रकृति है भाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, नव निश्चयवाद एक अवधारणा आई भाई। इसमें क्या था, इस ये अलग ही विद्वान थे भाई। ये विद्वान क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है कि संभावनावाद के जो विद्वान, इनको कहा कि भाई ठीक है, आप जो है कि सर्वोपरि हैं, ठीक है, आप जो है कि उपभोग करते हैं, लेकिन उपभोग कैसे करिए भाई, थोड़ा रुकिए भाई, देखिए कि हम भविष्य के लिए ये इन संसाधनों को बचा पा रहे हैं, पीढ़ी के लिए बचा बचा पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, मनुष्य सर्वोपरि है, हम मान लेते हैं, लेकिन कब तक, अगर एक टाइम तो ऐसा आएगा कि हमारे रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर मानव किसी भी चीज़ का उपभोग नहीं कर पाएगा, है ना। उन्होंने कहा ठीक है, हम मानते हैं। फिर नियतिवाद ने क्या कहा, नहीं भाई, सर्वोपरि क्या है, क्या है, सर्वोपरि क्या है, नियति है, प्रकृति है भाई, है ना। इन्होंने कहा ठीक है भाई, प्रकृति भी है, लेकिन जब मनुष्य की आवश्यकता ही पूरी ना होगी, तो फिर प्रकृति का क्या काम है भाई उसके लिए, है ना। इन्होंने कहा, फिर इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की एक कड़ी बनाएंगे भाई, इन दोनों, तो वो जो निकल के आई है वो क्या है, नव निश्चयवाद निकल के आई है। इन्होंने कहा है कि भाई उपभोग करिए, है ना, संसाधनों का उपभोग करिए, लेकिन कैसे, सीमित मात्रा में। देखिए कि वाकई में हम इसकी अधिक मात्रा से हमें क्या लाभ है, और इससे हमारी प्रकृति को कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, नव निश्चयवाद ने क्या कहा है, इसको कौन सी अवधारणा कहा है, रुको जाओ संकल्पना, ठीक है ना, ठीक है। इसीलिए कहा है रुको जाओ, यानी कि स्टॉप एंड गो, यानी कि स्टॉप एंड गो, यानी कि रुको इसलिए कहा है क्योंकि उपभोग करो, लेकिन कुछ समय सोचो कि हम जो ये उपभोग कर रहे हैं वो कितनी मात्रा में कर रहे हैं, क्या भविष्य के लिए हम इनको सुरक्षित रख रहे हैं, क्या इसका क्या इफेक्ट हमें पड़ेगा, या हम कहीं खुदाई कर रहे हैं तो वो खुदाई किस मात्रा में कर रहे हैं, कहीं हमारे पर्वतों को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, या हम रोड बना रहे हैं तो वो कौन सी सिचुएशन ऐसी है कि जहां हम उसको जो है कि एक सीमित मात्रा में उसका उपयोग कर सकते हैं भाई, है ना। तो नव निश्चयवाद जो है कि ये काफ़ी जो है कि अच्छी पहल इनके द्वारा की गई थी इस संकल्पना में। और इसके जो प्रमुख जो है कि व्याख्याकार हैं इसके, जो है कि वो क्या है, ग्रिफिथ टेलर हैं भाई, ठीक है। और ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है ना। ग्रिफिथ टेलर ये नवनिश्चयवाद संकल्पना के क्या है, प्रतिपादक, इन्होंने प्रतिपादन किया है भाई। देखिए संभववाद में क्या था, प्रकृति प्रमुख थी, नहीं, संभववाद में क्या था, मानव प्रमुख था भाई, ठीक है ना। और नियतिवाद में क्या है, प्रकृति को प्रमुखता दी गई थी, ठीक है। और संभववाद में क्या कहा, इन्होंने इन दोनों का सामंजस्य स्थापित किया, भाई आप क्या करिए, उपभोग करिए, ठीक है,
मनुष्य उपभोग करे लेकिन सीमित मात्रा में करे भाई, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य के लिए हमें फिर पछताना पड़े और हमारे रिसोर्स खत्म हो गए, और जो है कि धीरे धीरे हो भी रहा है भाई, ठीक है ना। और जो है कि नियतिवाद ने क्या कहा है कि देखो हम नियतिवादों ने क्या कहा है कि भाई प्रकृति बिना प्रकृति के जो है कि कोई संभव नहीं है। ये कह रहे हैं कि क्या है जी, अगर हम खाना भी खाते हैं तो वो प्रकृति की बदौलत से खाते हैं भाई। ये भी बिल्कुल 100% सही है। अगर प्रकृति ना हो, बारिश ना हो, तो भाई हम जो है कि फसलों को उगा ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर बारिश ना हो तो फसलें कैसे होंगी? तो संभववाद भी कहीं ना कहीं जो है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि इन संभववाद ने कहा है कि भाई बिना बारिश के, अगर बारिश नहीं होती तो हम कृत्रिम वर्षा करेंगे भाई, है ना। अब देखिए आप जानते हैं कि जैसे पॉली हाउस होती हैं तो ऐसी सब्जियां उगाई जाती हैं जो सीजन पे नहीं होती है ना, तो ये क्या है? संभववाद है भाई, ठीक है ना। अगर हम जो है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएं, वहाँ जो है कि ऑफिस बने हुए हैं भाई, जहाँ नीचे अंटार्कटिक जो महाद्वीप है हमारा, तो वहाँ जो है कि अनुसंधान होते हैं भाई। कैसे होते हैं? वहाँ संभववाद की तो प्रेरणा है भाई। वहाँ उन्होंने ऐसी टेक्निक, ऐसी टेक्नोलॉजी रखी है कि अंदर ऑफिस बने हुए हैं, और बाहर का जो टेम्परेचर -डिग्री टेम्परेचर है, अंदर जो है कि बिल्कुल 23.5 डिग्री पे क्या हो रखा है, बिल्कुल क्लाइमेट बिल्कुल नियंत्रण में है। तो ये क्या है? संभववाद है भाई, ये संभव हो सकता है। वहीं नियतिवाद क्या कह रहे हैं? भाई जो हमारे आदि मानव थे भाई, उन्होंने भी तो अपना जीवन यापन किया है, वो भी तो रहे हैं। तो इन्होंने भी क्या है, कुछ हद तक बात सही कही है। तो इन दोनों का ही सामंजस्य जो निकला हुआ है वो है नव निश्चयवाद, और इसके जो है प्रतिपादक हैं ग्रिफिथ टेलर। संभववाद के जो प्रतिपादक हैं बिरला डीला ब्लाश हैं, और लूसियन फेब्रे भी हैं जो है कि इनके साथ थे। नियतिवाद है फ्रेडरिक रेडजन, और इनकी जो शिष्य थी वो है एलेंसी सैम्पल, और ये अमेरिकी विद्वान है। और जो है कि नव निश्चयवाद ये ग्रिफिथ टेलर हैं भाई, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमने ये आपको समझाया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और जो है कि फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।